Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we will discuss some important questions of macroeconomics from previous year's question paper. So first question is that bandwagon effect is found in which of the following? Bandwagon effect इनमें से किसमें पाया जाता है? Options are first one is life cycle hypothesis, second one is permanent income hypothesis, third one is absolute income hypothesis, and last one is relative income hypothesis. So bandwagon effect is founded in relative income hypothesis which was given by James Dusenberry. So bandwagon effect क्या होता है? bandwagon effect का मतलब ये है कि जब हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड ना करके दूसरों के जो कंजम्पशन पैटर्न है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपके पड़ोसी ने कार ली है तो उस कार को देख के आपके मन में भी होगा कि मुझे भी अब कार लेनी है। सो ऐसे बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि दूसरों को देख के उनकी तरह बनने की, उनकी तरह कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने की कोशिश करना। सो दिस इफेक्ट इज फाउंडेड इन रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस which was given by James Dusenberry. Now let's discuss the next question. So the next question is, consider the following statements. So they have given us two statements and we have to find it whether they are true or not. So the first one is, Phillips curve is an inverse relationship between the rate of unemployment and rate of inflation in the economy, which is true. क्योंकि फिलिप्स कर्व जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है किस किस में, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में और रेट ऑफ इन्फ्लेशन में। यानी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट ज़्यादा है तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होगी। इसका मतलब ये है कि अगर जो ज़्यादातर लोग हैं वो अब हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयड हैं तो वो जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो तो कम मनी वेजेस के ऊपर भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो इसके वजह से जो मनी वेजेस है यानी कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कम रहेगी। और इसके साथ साथ अगर हमारी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम है यानी कि इकोनॉमी में बहुत से लोग, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, तो उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, उनको ज़्यादा मनी वेज रेट जो है वो ऑफ़र करेंगे ताकि वो काम करने के लिए तैयार हो जाएं। सो जब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो इसकी वजह से मनी वेज रेट यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा होगी। सो आगे है, एंजल्स लॉ ऑब्जर्व दैट एज इनकम राइजेस द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड फॉल्स इवन इफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन फूड राइजेस। एंजल का लॉ क्या ऑब्जर्व करता है कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो उसके वजह से जो हम लोग अपनी इनकम का पार्ट स्पेंड करेंगे फूड आइटम्स के ऊपर वो कम हो जाएगा अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर फूड आइटम्स के ऊपर बढ़ भी रहा होगा तभी, जो कि बिल्कुल ठीक है। सो ये जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ये करेक्ट है। सो यहाँ पे इसका जो थर्ड है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट वेल मैच्ड। सो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा कंसेप्ट कौन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा नहीं दिया गया। सो डुअर डिसीजन हाइपोथेसिस, दिस वाज गिवन बाय R.W. क्लॉवर, सो ये ठीक है। उसके बाद नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच वाज गिवन बाय E. फेलिप्स एंड मिल्टन फ्रीडमैन, सो नेक्स्ट वन इज लिमिट प्राइस थ्योरी, सो दिस वाज गिवन बाय जगदीश भगवती, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो इट मीन्स हमारा जो लास्ट वन है यानी कि प्लान्ड सेल कर्व वो गलत है। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताना है कि प्लान्ड सेल्स कर्व एक्चुअल में किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है। सो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना, क्योंकि इसकी वजह से हमें भी पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, इस वीडियो को कितने लोग जो हैं वो देख चुके हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which among the following is correct for the aggregate demand function in the diagram। सो यहाँ पे हमें कनकेव एग्रीगेट डिमांड कर्व दिया है और इसके बेसिस पे हमसे पूछा गया है कि ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा वाला ऑप्शंस जो है वो ठीक होगा। सो यहाँ पे ये जो डिमांड कर्व है इसकी शेप क्या है, ये कनकेव शेप का है। सो द शेप ऑफ दिस डिमांड कर्व इज कनकेव। सो कनकेव शेप के डिमांड कर्व में क्या होगा, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो नॉन नेगेटिव होगा। सो इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव होगा और इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा। सो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कनकेव डिमांड कर्व विल बी नेगेटिव। तो देखते हैं कि अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसके बेसिस पे कौन कौन सा हमारा जो ऑप्शन है, कौन कौन सा जो कोड है वो ठीक है।
सो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से ज़्यादा है, और उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन ज़ीरो। सो ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये ठीक हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो एग्रीगेट कनकेव एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो नॉन नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव है। और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बेसिस पे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। सो इसलिए हमारा जो ए एंड डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई ए एंड डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो अगर हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व हो उसकी शेप हो ऐसी, सो अगर हमारे डिमांड कर्व की शेप यहाँ पे कनकेव है, अगर हमारा डिमांड कर्व ऐसा हो तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, वो नॉन नेगेटिव हो जाएगा अगर हमारे डिमांड कर्व की जो शेप होगी वो होगी कन्वेक्स। सो चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस विच वाज गिवन बाय फ्रीडमैन assumes that positive correlationship between which of the following pairs of variable is possible। सो यहाँ पे हमने ये बताना है कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पॉजिटिव कोरिलेशन कौन से वेरिएबल्स के बीच अज्यूम करता है। ऑप्शंस आर परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम, सेकंड इज परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन, थर्ड इज परमानेंट इनकम एंड परमानेंट कंजम्पशन, एंड लास्ट वन इज ट्रांजिटरी इनकम एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन। सो इसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस होता है ये अज्यूम करता है पॉजिटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन परमानेंट इनकम एंड परमानेंट कंजम्पशन, यानी कि इसका जो थर्ड ऑप्शन है, दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इनिशियल इम्पैक्ट ऑन एन इकोनॉमी इफ वेजेस वर टू इंक्रीज मोर देन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर हमारी इकोनॉमी में वेजेस ज़्यादा हो जाए वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे, यानी कि जितना वर्कर्स हमें प्रोडक्टिवली प्रोड्यूस करके दे रहे हैं उससे ज़्यादा उनको वेजेस ऑफर किए जा रहे हैं। सो इसकी वजह से क्या होगा, ऑप्शंस आर एम्प्लॉयमेंट वुड इंक्रीज कॉजिंग अ राइट शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेकेंड इज एग्रीगेट डिमांड कर्व वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी और इसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट, हमारा जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हमारी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी और सप्लाई के कम होने की वजह से प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट वुड डिक्रीज, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी कॉजिंग अ राइटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। सो अगर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कम है और उनकी वेजेस ज़्यादा हैं तो इट मीन्स वो कम सप्लाई कर रहे हैं, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर कम प्रोडक्शन हो रही है तो उसकी वजह से जो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगी और जब सप्लाई कम हो जाएगी डिमांड से, इसकी वजह से हमारा जो प्राइस लेवल है बढ़ जाएगा। सो इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि द शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व वुड शिफ्ट टू द लेफ्ट इंक्रीजिंग द प्राइस लेवल, ये ठीक हो जाएगा। So this was all about today's video. Thanks for watching.